हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइटल सॉन्ग की चर्चा करेंगे। नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर्स का नाम दिया गया था। आज हम लोग पहुंच गए हैं उस टॉपिक पर जिसकी ज़रूरत थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहले से जानते हैं, दुनिया हर कोई जानता है, जब तो फिजिक्स का नाम आता है सबसे पहले न्यूटन साहब अगली पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। तो न्यूटन के नियम पहला, दूसरा और तीसरा इतना तो सब लोग जानते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1686 ईस्वी में यानी 1686 इन 1686 न्यूटन प्रपोज 3 लॉज इन हिज सेलिब्रेटेड बुक प्रिंसिपिया एंड गेव द लॉज ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। समझ गए होंगे मैं क्या बोला कि 1686 में न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया, यानी उन्होंने प्रपोज किया, यानी 3 नियम उन्होंने दिया जो बाद में न्यूटन के नाम से ही जाना गया। न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। मैं आपको थोड़ा सा नियम बताने से पहले ले चलता हूँ पिछले लेक्चर्स में, जब हम लोग गैलीलियो का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। गैलीलियो साहब ने 2 अलग अलग इंक्लाइन प्लेन लिया और देखे होंगे आप, बॉल को या रिजिड बॉडी को वह वहाँ से रोल डाउन किए या क्लाइंब अप कराए। हर केस में उन्होंने दिखाया आपको, यानी गति का कंसेप्ट दिया, मोशन का कंसेप्ट दिया। यह अलग विडंबना है कि गैलीलियो साहब का जिस साल देहांत हुआ, यानी जिस साल उनकी मृत्यु हुई, उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ। हिंदी वाले लोग, लैंग्वेज वाले लोग पढ़ाते हैं आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है, केवल एक से दूसरे साइड में प्रवेश करती है। देखिए, ये सौभाग्य कहिए या ये बहुत ही संयोग कहा जाए कि जिस साल गैलीलियो की मृत्यु हुई उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ। यानी गैलीलियो ने गति संबंधी प्रयास और खोज को जहाँ छोड़ा, न्यूटन ने उसको वहीं से शुरू करके पूरा किया। यही कारण है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो गैलीलियो के सम्मान में, गैलीलियो के ऑनर में जड़त्व के नियम से नाम दिया गया और कहा गया कि ये गैलीलियो के जड़त्व नियम को ही न्यूटन का पहला नियम कहा गया। तो इस तरह आप इनर्शिया, जिसको जड़त्व बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने पहला नियम सजा दिया और उसने बताया कि ये बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड अपॉन इट। यानी जब तक कहता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति अवस्था में है, तब तक उसी अवस्था में बना रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या असंतुलित बल कार्य न करे। जैसे मेज पर पड़ी हुई पुस्तक, टेबल पर यदि एक बुक पड़ी हुई है तब तक वह पड़ी हुई रहेगी जब तक उसको कोई वहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हटा न दे। अलग बात है कि आपके घर में कॉकरोच की संख्या ज़्यादा होगा, छिपकली ज़्यादा होंगे, ये सब ही मिल कर के हटा दे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स किसी न किसी के द्वारा लगाया जाएगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी अपने पूर्व अवस्था को बनाए रखना चाहेगी। चाहे वह रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स उस पर लगाया न जाए। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफिनीशन ऑफ फोर्स भी देता है, बल की परिभाषा देता है। आपको हम बताए थे फोर्स क्या है, समथिंग है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश के रूप में हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। यानी फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो फोर्स क्या करता है? आइदर चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो फोर्स ही एक ऐसा एक्सटर्नल फिजिकल कॉज है जो किसी बॉडी पर लगकर उसके पोजीशन में बदलाव लाता है, उसके पोजीशन में चेंज लाता है। और यहाँ न्यूटन का पहला नियम भी क्या बताया? ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or in the state of uniform motion
अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज अनबैलेंस फोर्स एक्टेड अपॉन इट। पहला नियम भी यही बताया कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या एक समान गति अवस्था में है, तब तक उसी अवस्था में बने रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहरी बल या संतुलित बल न लगाया जाए। और फोर्स भी वह एक्सटर्नल फिजिकल कॉज है जो किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज लाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से फोर्स का डिफिनीशन हुआ। कभी कभी कहता है लोग कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। इनर्शिया का अर्थ हुआ जड़त्व। इनर्शिया दरअसल लैटिन वर्ड इनर्ट से बना। इनर्ट, इनर्ट माने अक्रिय, निष्क्रिय, जैसे हैं वैसे पड़े हुए, दैट इज इनर्ट। इनर्ट से इनर्शिया बना। इसका मतलब कि इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, वह टेंडेंसी है जिसके कारण वह बॉडी उस अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आप उस कुर्सी पर बैठे रहने की जो प्रवृत्ति है वह इनर्शिया के कारण ही होती है। तो कभी कभी इनर्शिया कुछ अर्थ में, कुछ रेफरेंस में, कुछ संदर्भ में यूजफुल भी है, ये अच्छा भी है। तो इनर्शिया जो वर्ड है दरअसल लैटिन वर्ड इनर्ट से लिया गया, अक्रिय से लिया गया, उसी से इनर्शिया बना। दरअसल इनर्शिया का शाब्दिक अर्थ यही बताता है कि बॉडी अपने पोजीशन में बने रहना चाहती है, यानी उसको बनाए रखना चाहती है। वह टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है जिसके कारण, इनर्शिया के कारण बॉडी उस अवस्था में बने रहना चाहती है, आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अभी आप देख रहे होंगे, इतना देर से आपसे बात कर रहा हूँ मैं, वह सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही इलेबोरेटेड है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन साहब कहीं बाहर से नहीं लाए। जो गैलीलियो साहब ने खोज किया, गति के संबंधी कंसेप्ट को डेवलप किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके, उस आधार पर न्यूटन ने पहला लॉ को, फर्स्ट लॉ को सजा दिया। यही कारण है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ गैलीलियो के जड़त्व नियम के रूप में नाम दिया गया, यानी उसके सम्मान में दिया गया, उनके ऑनर में दिया गया। तो यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब थोड़ा सा हम इसको लिख कर बताते हैं कि क्या है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए आप, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हमने डिस्क्राइब किया कि 1686 ईस्वी में मैंने कहा था। देखिए, न्यूटन पुट फॉरवर्ड 3 लॉज ऑफ मोशन इन 1686। These laws are named as Newton's first law, second law and third law of motion. फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट मैंने दिया, ये बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस फोर्स एक्टेड अपॉन इट। हमने क्लियर कहा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यदि गतिशील अवस्था में है तो उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल यानी असंतुलित बल इस पर कार्य न करे। देखिए, दिस लॉ गिव्स द डिफिनीशन ऑफ फोर्स एंड डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया। यह लॉ जो है बल और इनर्शिया को डिफाइन करता है, परिभाषा देता है। इसको क्लियर कर लीजिएगा, इसलिए रेड से हमने लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसकी परिभाषा देता है, तो जवाब देंगे फोर्स का और इनर्शिया का। हमने यहाँ लिख दिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया। हमने कहा था कि गैलीलियो का ही कंसेप्ट जो किसी बॉडी का मोशन था, वहीं से न्यूटन की शुरुआत होती है। इसलिए यहाँ हमने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कहते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को नाम भी दिया गया। अब यहाँ क्लियर कर देते हैं, यहाँ जो हमने लिखा है डिफिनीशन ऑफ फोर्स, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये डिफिनीशन ऑफ फोर्स को जस्टिफाई करता। तो हम जानते हैं कि बल किसी एक्सटर्नल फिजिकल कॉज को ही कहते हैं जो किसी बॉडी पर लगकर उसके स्टेट ऑफ पोजीशन को बदल देता है, यानी रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा और मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, नहीं बल लगेगा तो उसी अवस्था में बने रहेगा। ये बात यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल फिजिकल कॉज व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और दैट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। क्लियर है, फर्स्ट लॉ भी यही कहता है बिना बल का बदल नहीं सकते हैं, बल भी यही कहता है किसी वस्तु पर लगे बिना उसके पोजीशन में बदलाव नहीं होगा, अर्थात फोर्स जो है वह डिफाइंड हो जाता है न्यूटन के पहला नियम से। अब हम लोग इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, हम बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे इनर्शिया का। हमने क्या कहा था, इनर्शिया क्या है, अपोज करता है, रेसिस्ट करता है, विरोध करता है।
यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो विरोध करता है उसके पोजीशन के चेंज में होने के लिए। साफ लिखा हुआ है द वर्ड इनर्शिया व्हिच मीन्स अनचेंजिंग, देखते हैं विरोध कर, यानी कि उसका जैसा है वैसा ही रहेगा। हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इनर्ट, ये जो आप देख रहे हैं लैटिन वर्ड इनर्ट, निष्क्रिय अक्रिय, जैसा वैसा ही रहेगा। इनर्शिया मे बी डिफाइंड एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर है? यानी ये गुण है किसी बॉडी का आंतरिक, जिस गुण के कारण वह बॉडी अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है। यानी ये अपोजिशन है, रेसिस्ट करना, विरोध करना। जिस बॉडी पर जितना आपको विरोध होगा बल लगाने से, वह उसका उतना अधिक इनर्शिया माना जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ क्लियर लिख दिए हम, व्हेन यू सिट ऑन ए चेयर द चेयर कीप्स इट इन इट्स स्पेस ड्यू टू इनर्शिया। यानी आप कुर्सी पर बैठते हो तो कुर्सी पर बैठने के लिए कुर्सी पर जो आपका इनर्शिया लगाता है वह इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होते हैं, जो आपको बैठने के लिए उस पर आपको प्रवृत्त करता है। यानी आप बैठे रहें, उठिए मत, चलिए मत, ये आपका इनर्शिया का प्रॉपर्टी है। यदि लार्ज फोर्स इज नीडेड टू पुश ए हैवी लोडेड ट्रक और बस, यानी कोई ट्रक और बस पर लोडेड है, बहुत सामान भरा हुआ लदा हुआ है, तो आपको बहुत सारा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको खिसकाने के लिए। एक खाली बक्सा, एक भरा बक्सा है, एक एम्प्टी और एक फील्ड है, भरा हुआ है, तो खाली बक्सा को खिसकाने में कम बल लगेगा और भारी बक्सा को खिसकाने में अधिक बल लगेगा। तो जहाँ अधिक बल लगेगा उसको ज़्यादा इनर्शिया होगा, जहाँ कम बल लगेगा वहाँ कम इनर्शिया होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मास और इनर्शिया एक दूसरे से रिलेट हो गया। तो चलिए यहाँ रिलेट कर देते हैं, देखिए लिख दें इनर्शिया एंड मास। लिखा हुआ इन आवर डेली लाइफ, दैनिक जीवन में हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि स्मॉल और लाइट ऑब्जेक्ट है, कोई छोटा और हल्का वस्तु है, उसको हटाने के लिए, खिसकाने के लिए हमको ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता है अपेक्षाकृत भारी और बड़ा बक्सा से, बड़ा वस्तु से। यानी ये आसान है कि हम लोग हल्की वस्तु है, छोटी वस्तु है, उसको आसानी से खिसका देते हैं, इट इज ईजियर टू मूव, आसानी से हटा देते हैं। लेकिन लार्जर है और भारी है तो उसको हटाने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। इसका मतलब भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु का इनर्शिया कम हुआ। जहाँ ज़्यादा बल लगाना पड़े विरोध में वो ज़्यादा इनर्शिया, जहाँ कम बल लगाना पड़े वहाँ कम इनर्शिया, यहाँ ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो ज़्यादा इनर्शिया, यहाँ कम है तो कम इनर्शिया। दस ए लार्ज और हैवी बॉडी शोज ए ग्रेटर रेसिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है? भारी वस्तु है, उसको अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को हटाने के लिए बड़ा बल की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिफॉर्म मोशन में हो तब या स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तब, अपेक्षाकृत स्मॉलर एंड लाइटर बॉडी से। दस ए हैवियर बॉडी हैज़ लार्ज इनर्शिया दैन ए लाइटर बॉडी। क्लियर हो गया? ये याद रखिएगा हमेशा, यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि हैवियर बॉडी और लाइटर बॉडी में किसका ज़्यादा किसका कम, एक ही कंसेप्ट क्लियर रखिए ना। भारी वस्तु का इनर्शिया ज़्यादा होगा, हल्की वस्तु का इनर्शिया कम होगा। अब देखिए मास ऑफ बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया कि इनर्शिया का मेजरमेंट कौन है? तो मास है। यानी हैवियर द मास, लार्जर द मास, लार्जर द इनर्शिया, स्मॉलर द मास, स्मॉलर द इनर्शिया। यानी अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए कि दो बॉडी है, एक 1 kg का, एक 5 kg का, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, 1 kg का कि 5 kg का? जवाब होगा 5 kg का, क्योंकि 5 kg भारी हो गया, 1 kg हल्का हो गया। ज़्यादा भारी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा। एक खाली ट्रक है, भरा हुआ ट्रक, तो भरा हुआ ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा खाली ट्रक की अपेक्षा। एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का इनर्शिया ज़्यादा होगा, साइकिल का इनर्शिया कम होगा। इस तरह समझ में आ गया होगा। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, लार्जर द मास, लार्जर द इनर्शिया, स्मॉलर द मास, स्मॉलर द इनर्शिया। इस तरह जड़त्व और द्रव्यमान, मास और इनर्शिया को भी रिलेट कर दिए। तो आज आपसे हम लेते हैं शुभविदा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, कंटिन्यूड ये रहेगा। तब तक आप भी रखें अपना ख्याल। स्टे एट होम, बी सेफ। धन्यवाद।